दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो पर। देखिए, राजस्थान पुलिस 2020 के लिए भौतिक विज्ञान से संबंधित मॉक टेस्ट नंबर 3 हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए। यहाँ जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है, जो RSM SSB RPSC और आपके कांस्टेबल एग्जाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान से संबंधित, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और यहाँ हमने डिटेल से भी समझाया है कुछ क्वेश्चन को आपको, ताकि आपके कई बार उन क्वेश्चंस में से बीच में से कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो उन क्वेश्चंस को आप बता सकें, सॉल्व कर सकें। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आते थे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। ये सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहली बात आती है प्रकाश तंतु के बारे में। ये प्रकाश तंतु जो होता है ये प्लास्टिक का या फिर आपका कांच का बना हुआ होता है, प्लास्टिक का या फिर कांच का बना हुआ होता है। इसमें से अगर जब प्रकाश के वेग से इसमें डेटा का संचालन किया जाता है इसके अंदर, और इसमें जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आपको ध्यान रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही इसमें जो प्रकाश के गमन के कारण प्रकाशीय तंतु में बिना विचलित हुए लंबी दूरी तय कर लेता है प्रकाश अपनी। ठीक है, इसीलिए इसको हम ज़्यादातर यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, प्रकाश तंतु को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। देखिए, तरंग दैर्ध्य के बारे में बात हो रही है। विद्युत चुंबकीय तरंगें, इनकी तरंग दैर्ध्य का परिसर, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य परिसर जिसको हम लैम्डा बोलते हैं, तो उसका होता है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁴ तक। ये इसकी तरंग दैर्ध्य का परिसर होता है विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग। ठीक है। इनके अगर गुण के बारे में अगर कोई पूछता है आपसे, तो गुण मैं आपको बता देता हूँ, ये उदासीन होती है। ठीक है, उदासीन है। और इनका जो इनके अंदर ये अनुप्रस्थ में होती हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं ये। दूसरा, प्रकाश के वेग से गमन करती हैं ये, प्रकाश के वेग से। ठीक है, प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। इनके अंदर अगर बात करें तो ऊर्जा व संवेग होता है। ठीक है, ऊर्जा व संवेग होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसकी अवधारणा किसने दी थी विद्युत चुंबकीय तरंगों की? मैक्सवेल ने। किसने प्रतिपादित किया इनकी अवधारणा को? प्रतिपादित किया था मैक्सवेल ने। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। अब विद्युत चुंबकीय तरंगें होती कौन कौन सी है? एक तो होती है गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणें होती हैं। एक होती है आपकी एक्स किरणें। एक होती है पराबैंगनी। और एक होती है दृश्य विकिरण, विकिरण होती हैं। एक होती है अवरक्त। ठीक है, अवरक्त होती है। और एक होती है आपकी लघु, और एक होती है दीर्घ। दीर्घ रेडियो तरंगें, ये रेडियो तरंगें, लघु रेडियो तरंगें और दीर्घ रेडियो तरंगें। देखिए, गामा किरणों की अगर तरंग दैर्ध्य परिसर के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य परिसर होती है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक। ठीक है। और जो एक्स किरणें हैं, ठीक है, एक्स किरणों के बारे में अगर कोई पूछता है आपसे, तो इसकी जो एक्स किरणें होती हैं, इनकी जो एक्स किरणें हैं, इनकी एक्स किरणों की जो लैम्डा परिसर होता है, जो तरंग दैर्ध्य परिसर होता है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁸ मीटर तक होता है। ठीक है। ऐसी परावैंगनी की अगर कोई पूछता है, तो 10⁻⁸ मीटर से 10⁻⁷ मीटर तक होती है। ठीक है। अब यहाँ दृश्य विकिरण है जो हम देख सकते हैं जिनको, इसकी दृश्य विकिरण की 3.9 से 10⁻⁷ मीटर से ये होती है 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर तक। ऐसी अवरक्त है, अवरक्त की आपकी होती है, अवरक्त ये होती है 10⁻³ मीटर तक। ठीक है। और लघु रेडियो की बात करें तो लघु रेडियो की होती है 10⁻³ से 1 मीटर तक। और दीर्घ रेडियो की होती है 10�6 से 10⁻⁴ मीटर तक। ठीक है, ये इसकी तरंग दैर्ध्य परिसर होता है। अब यहाँ हमसे पूछा गया है कि निम्न में से किसकी विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। यहाँ ऑप्शन रहेगा एक्स, अवरक्त, परावैंगनी और वाई किरण है। ठीक है, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य जो 10, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10⁻⁻10 से 10⁻⁸ मीटर तक है एक्स किरणें। ठीक है, जबकि गामा की इससे ज्यादा होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के बारे में बात हो रही है। देखिए, प्रकाश का विसरण जो है ये डिफ्यूजन के नाम से बोलते हैं, हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। और प्रकाश का फैलना होता है, डिफ्यूजन मतलब फैलना होता है, तो ये धूलकण इसका कारण होते हैं, धूलकण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एक बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन होता है इसके अंदर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसमें विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है? जब विद्युत अपघटन वो होता है
जिसके द्वारा किसी रासायनिक रासायनिक यौगिक में, ठीक है, विद्युत अपघटन क्या है? विद्युत अपघटन वो चीज है कि कोई रासायनिक यौगिक हो और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर कर उसमें विद्युत धारा क्या करें? प्रवाहित करें, और उसके जो उसके अंदर जो रासायनिक बंध बने हुए हैं, ठीक है, उनको तोड़ दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, विद्युत अपघटन कहलाता है वो। तो यहाँ H2SO4 में हाइड्रोजन और सल्फर का क्या होगा? सल्फर का ऑक्सीजन का इनका विद्युत अपघटन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, परमाणु बम आधारित है। परमाणु बम के बारे में बात हो रही है। यहाँ परमाणु बम जो है ये क्या है? नाभिक की क्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, नाभिक के विखंडन क्रिया पर। और ये क्या होता है? नाभिक के विखंडन। तो इसमें नाभिक के विखंडन होता है, अनियंत्रित नाभिक के विखंडन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न होती है, ठीक है, परमाणु बम के अंदर। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तार की प्रतिरोधकता जिसको हम रो से डिफाइन करते हैं, ठीक है, रो से बताते हैं इसको। ठीक है, अब आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है, जबकि रो क्या होता है? प्रतिरोधकता होती है। रो के बारे में अगर बात करें तो ये होती है आर इंटू ए अपॉन एल। रो रो इक्वल टू इसके बराबर होती है रेजिस्टेंस, ये आपका एरिया, और यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रस्थ काट एरिया जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, और ये तार की लंबाई, किसी पदार्थ की लंबाई, जो भी तार आपने यूज किया उसकी तार की लंबाई। ठीक है, रो का इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम यहाँ पूछ रहे हैं प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन दे रखे क्रॉस सेक्शन एरिया, लंबाई पर, पदार्थ पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, लंबाई भी दी हुई है। अब यहाँ बात हो रही है, तो ये जो सारी चीजें अगर कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये पदार्थ की क्या हुई? प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति पर। तो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, जब प्रकाश वायु से कांच पर जाता है तो, देखिए प्रकाश जब वायु से कांच पर जाता है तो इसकी क्या होती है? तरंग दैर्ध्य क्या होती है? घटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अब प्रकाश के बारे में बात करें तो देखिए प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी कांच के अंदर अगर जा रहा है, ठीक है, तो इसका वेग घट जाएगा, वेग घट जाएगा आपका, तरंग दैर्ध्य लैम्डा जिसको बोलते हैं ये भी घट जाएगी, लेकिन इसकी आवृत्ति जो होगी, ठीक है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा आवृत्ति में। तो इसका इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है आवृत्ति बढ़ जाती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, कुछ नहीं होता। तो यहाँ होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही, तरंग दैर्ध्य क्या होती है? घट जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आपको ये चीज़ याद रखनी है, कांच में जा रहा है तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कांच में जाता है तो आवृत्ति बदल जाती है, आवृत्ति घट जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, इस तरीके से जो भी कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? देखिए बैंगनी कलर जो होता है इसका अपवर्तनांक क्या होता है? सर्वाधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ में एक लास्ट में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा है आपके लिए, उस क्वेश्चन को जरूर हम कमेंट करके बताएं कि आप उसका आंसर क्या होगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपके सोलर सेल जो होते हैं, ठीक है, ये सोलर सेल जो होते हैं, सौर सेल जिसको बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? देखिए प्रकाश के तरंग सिद्धांत को जो 1678 में हाइगेंस ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसके अंदर होता है? हीरे के अंदर। ठीक है, हीरे से कांच में जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है हीरे से कांच में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में बात करें तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं ये क्या है कि चतुर्संयोजी होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है? चतुर्संयोजी होने के कारण ये क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, मैक संख्या का उपयोग किस चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? देखिए मैक संख्या का उपयोग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ विमान की जो चाल होती है वो मैक संख्या में मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब मैक संख्या होती क्या है? देखिए मैक संख्या होती है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी आपको परिभाषा बता दूं मैक संख्या की, कि किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल व ध्वनि, ठीक है, पर पड़ने वाले दाब व ताप के प्रभाव पर ध्वनि की चाल का अनुपात, ठीक है, क्या कहलाता है? मैक संख्या कहलाता है। तो यहां आपको मैं बता दे रहा हूं कि पिंड की चाल व ध्वनि पर पड़ने वाले, ठीक है, पड़ने वाले
दाब व ताप, ठीक है, के प्रभाव के बाद, ठीक है, ध्वनि की चाल का अनुपात उस माध्यम में मैक संख्या, उस माध्यम की मैक संख्या कहलाता है, ठीक है, उस माध्यम में मैक संख्या कहलाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। पिंड की चाल व ध्वनि पर पड़ने वाले दाब व ताप के प्रभाव के बाद ध्वनि की चाल का अनुपात उस माध्यम में मैक संख्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला कौन होता है, आप ये चीजें देख सकते हैं। जो मैकेनिकल वर्क जो हो रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, हम यहाँ ये चीज कह रहे हैं। तो ये जो है, देखिए इसमें आपका क्या होगा, डायनोमो जो होते हैं, आपने देखा होगा आपका जो जनरेटर होता है, जनरेटर में क्या होता है, डायनोमो लगे हुए होते हैं। और डायनोमो क्या करते हैं, जब वो रोटेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो वो यांत्रिक ऊर्जा में, तो यांत्रिक कार्य करता है वो, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल रहा है, वो विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। देखिए, पानी के ऊपर तेल की परत का चमकना जो है व्यतिकरण का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, व्यतिकरण। व्यतिकरण होता क्या है, व्यतिकरण होता है जब समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं, हम व्यतिकरण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न जो छोड़ा गया है ये आपके लिए छोड़ा गया है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोजन बम आधारित है। ऑप्शन रखें नाभिकीय विखंडन पर, और दूसरा ऑप्शन नाभिकीय संलयन पर, तीसरा ऑप्शन है आपका दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। ठीक है, तो आपको जरूर कमेंट करके हमें बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी इसकी तैयारी हो सके। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।